नमस्कार, मैं हूं देवेश और आप हैं संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी यात्रा बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट करते हुए बीए सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस ऑन द वे है और बीए थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस को लेके मैं उपस्थित हूँ। यानी हमारी यात्रा 2 सेमेस्टर को पार करते हुए तीसरे की ओर आ चुकी है। क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है, यानी आज ही हम शुरुआत कर रहे हैं, तो इस पर हम अपनी थोड़ी गहन चर्चा करेंगे। मेरा एक सुझाव है, ये बीए थर्ड सेमेस्टर का जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक ऐसी रूपरेखा को लेके आगे बढ़ेगा, ऐसी चीज़ों को अपने में समाहित करते हुए लेके चलेगा जो आपके जीवन के प्रत्येक कदम पे, यानी आपके शिक्षा से संबंधित या फिर आप वैचारिक रूप से कहीं पे अपना मत रख रहे हैं, हर जगह आपको ये बीए थर्ड सेमेस्टर अपनी दस्तक महसूस कराएगा। तो इसलिए इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप बहुत ही ध्यान से और अच्छे से देखते हुए चलेंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस को बहुत काम आने वाला है। तो जैसा मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि आप कलम और कापी यानी अपना नोटबुक और कलम लेके बैठिए। जो भी अच्छा लगे नोट करते हुए, मुस्कुराते हुए, पढ़ते हुए चलेंगे। हमारी तो आदत है कि हम सामाजिक रूप से और व्यवहारिक रूप से भाषाओं को अपने में समाहित करते हुए विषय के अनुरूप ही ढालते हुए अपनी यात्रा लेके हम चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। दोस्तों, बीए थर्ड सेमेस्टर, राइट, राजनीति विज्ञान, गुड। और पहला चैप्टर उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया और लोकतंत्र के आयाम, साथ ही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। काफ़ी लंबा नाम है चैप्टर का, पुस्तक में भी ऐसा ही है मेरे भाई, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में पूरे भारत को लगभग समाहित किए हुए है। मैं एक छोटा सा हिंट देता हूं इस वीडियो में आपको मिलने वाला क्या है। आप शुरू करेंगे 1935 आफ्टर और 1947 नियर। लेकिन इसमें शानदार चीज़ ये है मेरे भाई कि इतने समय में बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत सारे विषय आपको समाहित कर दिए जाएंगे, बहुत सारी बातें इसमें बता दी जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे बहुत उम्मीद है कि आप पहली बार सुन रहे होंगे। सभी के लिए नहीं, बहुत सारे विद्वान, मुझसे भी बेहतर विद्वान बैठे हुए हैं। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों की स्पेशली, तो वो आप शायद पहली बार सुनेंगे। हम विषय पे आते हैं। ओके, जो पहली बात यहाँ औपनिवेशिक की चल रही है, उत्तर औपनिवेशिक, जब हम पूर्णतः भारत नहीं हुए थे उसके पहले की बात है। एक तारीख हम लोगों के जहन में इस तरह बसी हुई है जिसको हम भूलना बहुत गलत शब्द हो जाएगा। हम उसे क्षण भर के लिए अलग भी नहीं रख सकते। वो डेट है 15 अगस्त 1947। ये वो दिन था जब पूरा संसार, लगभग आधा संसार लगभग सो रहा था, तो भारत अपने नए युग की ओर जाग रहा था। लगभग ये शब्द भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं। ये वो तारीख थी जब भारत को बहुत बड़े संघर्ष से, बहुत सारे बलिदान से, बहुत लोगों के बौद्धिक और कई लोगों के बाहुबल से, कई सारे बलिदान ऐसे रहे जिन्हें हम स्मरण ही नहीं कर पाए। बहुत सारी समस्याओं के बाद हमें ये दिन देखने को मिला कि हम आज़ाद होंगे। अब हमारी संप्रभुता स्वयं में होगी और अब हमें इस देश को चलाना है, हम ही अपने आप पे राज करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। और उसके ठीक आधे घंटे पहले पाकिस्तान नाम का एक बवासीर का भी जन्म हुआ। अंग्रेजों की देन थी और कुछ बेवकूफ़ों की भी गलती थी। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। वो हमारा विषय नहीं है, बस मैं फ्लो में बोल दे रहा। नया देश लेके चला गया वो बवासीर, आज तक समस्या करता है भाई, क्या ही बताएं, हटाइए उसको। हम अपनी बात करते हैं। भारत में ये चीज़ें हुई। उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या निकल के आई उत्तर औपनिवेशिक में कि हमने आज़ादी ले ली, हम स्वतंत्र हैं, अब हमारे ऊपर किसी का राज नहीं होगा।
ये बातें तब सार्थक लगती हैं जब हमारे पास सब कुछ हो हम ही को चलाने के लिए। हम जब लड़ाइयाँ लड़ रहे थे तो हमारे पास कोई ठोस नियम नहीं था, एक क्रांति थी, एक उद्गार था, लोगों में गुस्सा था, और उसका परिणाम भी हमें देखने को मिला कि हमने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, हम स्वतंत्र हो गए। लेकिन अब हमें चाहिए एक देश, एक नियम और एक लोकतंत्र। ये समस्या हमारे सामने उभर के आई और इसके विषय में हमने चर्चाएं करनी शुरू की। औपनिवेशिकता में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चीज़ों को भी उसमें समाहित करना है। लोग विद्वान अपने मतों से लोगों को एकजुट किया, बातचीत करनी शुरू की कि भाई कैसे कर सकते हैं, आज़ादी तो मिल गई, अब जीवन निर्वाह भी करना है और ये आज़ादी इतनी महंगी है कि हम इसे गंवा नहीं सकते, इसलिए एक ऐसा ठोस कानून नियम बनाना है जो कभी टूटे नहीं और जो कभी इतना कठोर ना हो कि लोगों पे समस्या बन के पड़ी रहे। सारी बातचीत एकजुट होती गई और हमारे सामने जो पहली समस्या बन के आई वो ये थी कि भारत को एक सूत्र में बांधना है भैया, पूरा भारत एक ही सुर बोले। सबसे पहली समस्या निकल के आई। हालांकि ये आसान तो है नहीं, ये आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं। तब के समय भी लोग समझते हैं कि बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारा भाषा है, अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग धर्म के लोग मानने वाले हैं, कुछ नए विचारिक हैं। तब तक नास्तिकों का भी जन्म हो चुका था, कुछ लोग नहीं भी मानते थे। उसमें से एक बहुत बड़े नास्तिक का नाम मैं लूँगा, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, आप यूँ समझे भगवान के रूप में हैं, भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, सॉरी। वो भी लगभग नास्तिक थे। तो एक विचारधारा और निकल के आ चुकी थी। एक सूत्र में बांधने की पहली समस्या जो हमारे सामने निकल के आई थी। दूसरी चुनौती जो निकल के आई वो लोकतंत्र की थी, जैसा हमने बताया यहाँ पे। लोकतंत्र इसलिए क्योंकि इसके पहले बहुत सारे देशों में देखा गया, द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसी समस्या थी जिसने बहुत सारे देश को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, लोगों को समझने के लिए मजबूर कर दिया कि किसी एक व्यक्ति पे आप भरोसा कर नहीं सकते, वो कभी भी तानाशाह हो सकता है, उसकी कभी भी महत्वाकांक्षा बहुत ऊपर पहुंच सकती है। अब ये बातें निकल के आई सामने तो विचार आया कि भाई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो तो हम लोकतंत्र कर देते हैं, क्योंकि राजतंत्र तो बचा नहीं। राजतंत्र इसलिए नहीं बचा क्योंकि तब जब देश आजाद हुआ तो लगभग 565 रियासतें भारत में थीं जो अंग्रेजों से अलग थी। लगभग कुल मिला जुला के बात थी, अंग्रेजों से 139 या 40 के आसपास थी जो अलग थी, बाकी पे उनका आधिपत्य था। लेकिन कुल मिला जुला के 565 रियासतें भारत में उस समय कार्य कर रही थी। तो इतने बड़े राज्य में, इतने बड़ी समस्या में किसी राजतंत्र को लाना मुमकिन तो था नहीं। और बहुत सारे विद्वान एक साथ बैठे थे, बहुत सारे लोग एक साथ बैठे थे, तो उन्हें पता था कि राजतंत्र लाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बात हुई कि भाई लोकतंत्र की व्यवस्था हम करेंगे, लोगों की बातों के हिसाब से हम चलने वाले हैं। ये बात समझ में आने के बाद जो दूसरा निकल के आया वो एक नियम की बात निकल के आई। तीसरी चुनौती जो थी उसमें कहा गया कि लोकतंत्र इस प्रकार स्थापित किया जाएगा जो किसी व्यक्ति या कहें किसी तबका या आधे लोगों के भी लिए वो सुचारू हो और दूसरे लोगों के लिए वो सुचारू ना हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी। ऐसा होगा कि पंक्ति पे खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति, ये पंक्ति है और यहां पर अगर एक व्यक्ति खड़ा है तो उसको भी उतना ही लाभ मिले जो यहां व्यक्ति खड़ा हुआ है, जितना इसे मिल रहा है उतना इसे भी मिले। ऐसे लोकतंत्र की हमें व्यवस्था करनी है। तीसरी चुनौती निकल के आई हमारे सामने, इस पे भी बातचीत हुई, लोगों ने समझा बूझा और बात संपन्न हुई। मतलब हम अपने कंक्लूजन की ओर पहुंचते हैं और एक डेट आया 26 जनवरी 1950।
संविधान बनकर तैयार हो गया, उसके सारे मसौदे बना लिए गए, लोगों की प्रारूप समितियां बना ली गई, झंडा समिति वगैरह वगैरह। अध्यक्ष, बहुत लंबी यात्रा करने के बाद हम आज़ादी के लिए, और उससे भी बहुत बड़ी लंबी यात्रा करने के बाद हमने अपना संविधान बना लिया और उसे 26 जनवरी 1950 को लागू भी कर दिया, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समानता, स्थिरता बनी रही। ये हमारी यात्रा उत्तर औपनिवेशिक की भैया समाप्त हो चुकी है। अब हम कदम आगे बढ़ाएंगे और जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है उस पर बात करेंगे। लोकतंत्रीकरण की अवधारणा, सोच विचार कि ये लोकतंत्र है क्या, इसकी आवश्यकता हमें क्यों है, क्या इतना जरूरी है लोकतंत्र, इस विषय में हमारी बात होगी। अब लोकतंत्र की बात जो सबसे पहले निकल के आई, लोगों के मन में विचार आया, अपना विचार देना शुरू किया, उसमें से दो लोगों का विचार बहुत उत्तम माना जाता है। सबसे पहला जो लोकतंत्र का विभाजन किया गया, पहला था प्रक्रियात्मक या न्यूनतम लोकतंत्र, जिसे रॉबर्ट डॉल और सेम्पिटर साहब ने दिया। इसके बारे में बताया कि इस तरह का लोकतंत्र होना चाहिए, उसके विषय क्या होने चाहिए, कितना अधिकार दिया जाना चाहिए, लोगों के ऊपर कितना दबाव होना चाहिए, और उनकी स्थिति, उनकी ईमानदारी किसके प्रति, उनकी वफादारी किनके प्रति होनी चाहिए। इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। प्रक्रियात्मक में ये कहा गया, और दूसरा वास्तविक, सघन या अधिकतम लोकतंत्र की बात की जाती है। इसे देने वाले महोदय जो थे वो मर्कल साहब थे। समय गुजरता गया, लोगों में विचार बनते गए, और लगभग देशों ने इस विचार को त्याग दिया। क्यों त्याग दिया, हम आगे समझ रहे हैं। पहला, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की अगर हम बात करेंगे तो जो महोदय साहब हैं रॉबर्ट डॉल और सेम्पिटर जी, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र स्थापित करना ठीक चीज़ है, लेकिन उसमें कुछ बंदिशें होनी चाहिए और कुछ आज़ादियाँ होनी चाहिए। तो पहली आज़ादी जो हो वो निर्वाचन का हो, मतलब लोग चुने, ठीक चीज़ है। दूसरा बोला गया कि वयस्क मताधिकार हो। वयस्क मताधिकार मतलब उनकी उम्र जब सोचने समझने लायक हो जाए। आज 18 है, कभी 21 थी, कभी 25 थी, उस हिसाब से बदलता रहा है, लेकिन आज 18 मान के ही हम चलेंगे। वयस्क मताधिकार होना चाहिए, यानी सोचने समझने की शक्ति उसके पास जब हो जाए तो ही मत देने की व्यवस्था उसको दी जानी चाहिए। तीसरी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, मतलब स्वयं के लिए वो स्वतंत्र हो कि भाई अपने लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। और चौथा जो था वो बहुलवाद था। अब अगर आप पहली बार यहाँ हैं चैनल पे, या मेरा लेक्चर आप ले रहे हैं, तो आपको बहुलवाद यहाँ समझ में आएगा नहीं एक्चुअली है क्या। इसके लिए आपको बीए 3rd सेमेस्टर में जाना पड़ेगा और संप्रभुता चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जो है चैप्टर नंबर 7। आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बहुलवाद बहुत अच्छे से वहाँ हमने बताया है, आप वहाँ से समझ के आएंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। जो बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके लिए आगे बढ़ते हैं। बहुलवाद की उन्होंने स्वतंत्रता दे दी। अब यहाँ समस्या आई, लोगों में विचार आया, लोकतंत्र की बात है कि भाई यहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दे दी गई, लेकिन जीवन जीने की कला, लोगों में अवसर की बात, उनकी आर्थिक स्थिति, समाज में उनकी स्थिति कैसे तय की जाएगी। यहाँ पे आपने बात सिर्फ चुनाव की है, यानी अब जनता चुनेगी कि राजा कौन होगा, लेकिन आपने बताया नहीं कि जनता को क्या क्या मिलना चाहिए जिससे उसका आर्थिक और राजनीतिक स्थिति भी सुधरे। आपने तो बस और बस ये बताया कि उसे जीने का हक हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, वो अपने बारे में सोच समझ सके, लेकिन सामाजिक रूप से उसकी स्थिति क्या होगी, उसे कोई समस्या होने पे वो अपने कौन से अधिकार लेगा या क्या मांगने वाला, ये सारी बातों को उन्होंने नहीं बताया। तो इसे हटा दिया गया, प्रक्रियात्मक या न्यूनतम लोकतंत्र में इसको रख दिया गया। उसके बाद अगला नंबर आता है वास्तविक लोकतंत्र की। ये वास्तविक लोकतंत्र ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, सघन और अधिकतम भी कहा जाता है, और मार्कल साहब को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि इन्होंने इतना बेहतर लोकतंत्र की परिभाषा हमें दी। इन्होंने कहा कि लोगों को सिर्फ चुनाव करने का ही अधिकार न दिया जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे
उनको आवश्यकता है, जो राजतंत्रात्मक में, तानाशाही प्रवृत्ति में, राजा और प्रजा के बीच संबंध के समय में बहुत सारी चीज़ें थी जो उनसे छूट जा रही थी, उस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहला उन्होंने कहा कि चुनाव के साथ साथ आप अधिकार भी दीजिए, जबकि अधिकार की बात यहाँ कहीं नहीं हुई है, सिर्फ एक स्वतंत्रता मिली हुई है। और आज के हमारे भारत के संविधान में तो छः स्वतंत्रताएं साथ थी, एक संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा के कानूनी बना दिया गया है। यहाँ पे बात की गई कि अधिकार भी उन्हें दिया जाना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि वो नागरिक है तो उनके पास क्या क्या अधिकार है लोकतंत्र में। दूसरा, संवैधानिक शासन होना चाहिए। संवैधानिक शासन का अर्थ है कि पहले से ही एक नियम बना होना चाहिए, जो लोगों को पता हो कि इस नियम में क्या क्या है, और उसी हिसाब से ही सरकार को चलना चाहिए। जबकि यहाँ पे बात हुई मेरे भाई कि निर्वाचन कर दीजिए, वोट दे दीजिए, व्यक्ति अपने आसन पे पहुँच जाएगा और अब वही शासन करेगा, इसलिए उसको न्यूनतम कहा गया। ये ऐसी प्रक्रिया थी जो धीरे धीरे आपको राजतंत्र की ओर ही लेके जा रही थी। ये एक ऐसी समस्या थी जो तानाशाही को जन्म ही दे रही थी। उसे हटा करके लोकतंत्र की बात आई, संवैधानिक शासन की व्यवस्था को अपनाने की बातचीत होने लगी। अभी हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हो गया भैया कि संवैधानिक रूप से दे दिया जाए और नागरिक समाज की व्यवस्था की जाए। नागरिक समाज का अर्थ है कि पूरा समाज एक साथ मिलकर के सरकार बनाए और संवैधानिक रूप से अपना योगदान दे, और वही स्वयं को अपना एकत्रित करके सामाजिक निर्णय भी ले। लोकतंत्र की व्यवस्था ये सबसे अच्छी थी, लोगों ने माना भी, विचार भी किया और उसके प्रति उत्तरदायित्व भी देना शुरू कर दिया। जो सबसे पहला लोकतंत्र निकल के आता है ऐसे विषयों से, वो 1776 यूएस से अमेरिका में ये निकल के आया था, और उसके ठीक 4 साल बाद फ्रांस में भी 1780 में। मैं एक बार देख लो, करेक्ट कर लो, नहीं 1789 में था जी, 1789 में। 1776 में अमेरिका में और 1789 में फ्रांस में, जब लुई 14वें का शायद हत्या किया गया था नागरिकों के द्वारा, तो लोकतंत्र स्थापित हुआ था। सबसे पहला लोकतंत्र अमेरिका में ही आया। लेकिन जो सबसे बेहतरीन लोकतंत्र है और जिसे संसार का सबसे अच्छा लोकतंत्र कहा जाता है, वो स्विट्जरलैंड में है। जनसंख्या कम होने की वजह से यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से नागरिक अपना योगदान सरकार की तरफ देता है, और हम अप्रत्यक्ष रूप से, यानी भारत में जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान नागरिक देते हैं, क्योंकि हम चुन करके अपना एक नुमाइंदा भेजते हैं और वो हमारे लिए काम करता है। ठीक चीज़ है, ये अभी मैं आगे इस पर बात करेंगे, हम स्विट्जरलैंड की बात करेंगे। अभी हम लोकतंत्र की अवधारणा की बात कर रहे हैं भारत में। ये सारी चीज़ें खत्म हुई, लोकतंत्र की बातचीत खत्म हुई, हमें मतलब आ गया समझ में कि भाई क्या है क्या नहीं है। उसके बाद संसार के बाद हम पलट के आते हैं भारत में लोकतंत्र की बात। भारत में लोकतंत्र का कारण ये था कि बहुत सारे देशों को देखने के बाद, बहुत सारे विद्वान सब जगह घूमने के बाद, यूनान, मेसोपोटामिया और भी बहुत सारे सभ्यता को, फिर फारस को, साथ ही साथ यूरोपीय स्तर पे जहाँ पे लोकतंत्र अपने पीक पे पहुँचा, अमेरिका, सारी जगह देखने समझने के बाद उन्हें समझ में आया कि हमें लोकतंत्र की ही ज़रूरत है, लोगों का ही शासन होना चाहिए, उन्हीं के द्वारा शासन किया भी जाना चाहिए। इसलिए भारत में लोकतंत्र का उदय हो गया। लोकतंत्र का उदय हो गया तो ठीक चीज़ है, लेकिन वो चलेगा कैसे, इसके बारे में भी नियम बनना जरूरी है, बनना भी चाहिए और लोगों को समझ में भी आना चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर के विद्वानों का, यानी तब के बहुत सारे, अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस साहब तब नहीं थे, और जॉन मथाई साहब थे, सरदार पटेल थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी तब अपना रोल अदा कर रहे थे,
महात्मा गांधी साहब थे, उनका नाम तो भूलना मतलब जहर खाने के बराबर है। महात्मा गांधी जी थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, वीपी मेनन साहब थे, थोड़े इंटेलेक्चुअल थे और पढ़े लिखे थे, मतलब अन्य लोगों से वो प्रशासनिक सेवा में भी थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो उन लोगों ने आपस में बैठ के बातचीत किया, समझा बूझा और इसका मसौदा तैयार करने की बात आई। लेकिन उससे पहले समस्या ये आन पड़ी कि भाई देसी रियासतों उनका एकीकरण करना भी जरूरी है। अभी सारी बातचीत चल रही थी कि भाई कुछ नियम बनाओ यार, देश चलेगा कैसे, हमने आज़ादी तो ले ली। लेकिन जब नियम की बातचीत चल रही थी तो उसी में समझ में आया कि हम जिसके लिए नियम बना रहे हैं वो तो एकजुट है ही नहीं। अभी हमने प्रथम समस्या में ये बात देखी है, अभी ठीक 2-3 मिनट पहले, आप रिमाइंड करके जाएंगे तो आपको मिलेगा। हमने देखी कि हमने प्रथम समस्या, हमको तो यही था कि हमको भाई एकीकृत करना है। ये सारी चीजें देखने समझने के बाद देसी रियासतों की बातें आई और 1947 में जब अंग्रेज कमीने जाने लगे तो उन्होंने एक नियम बनाया, ब्रिटिश संसद में पारित हुआ भारतीय स्वतंत्रता कानून। भारतीय स्वतंत्रता कानून उन्होंने ब्रिटिश संसद में पास कर दिया। भैया हाथ उठा दे कि अब आप अपना देश देखिए, हमें न कोई मतलब नहीं है, हम चल रहे हैं अपने घर। जब तक आपका कोई एक नियम नहीं बन जाता, हम अपने नियम से इस देश को चलने के लिए स्वतंत्र करते हैं, उसके बाद अपना देश चलाइएगा। लेकिन इन कमीनों ने हम लोगों के साथ एक धोखा कर दिया धोखा। धोखे में बात यह निकल के आई कि 565 रियासतों का देश, जिसमें से केवल 139 रियासत पे ही अंग्रेजों का डायरेक्ट कब्जा नहीं था, बाकी सब पे उनका डायरेक्ट कब्जा था। तो जैसे ही हम अंग्रेजों से आजाद हुए, यानी अंग्रेजों से हमको आजादी मिली, तो 139 को छोड़ करके बाकी सब पे हमारा शासन स्वतः हो गया। क्योंकि हमें एकीकरण करना, तो हम 139 को छोड़ देंगे क्या? यह संभव है? ये समस्या हमें देखे गए, क्योंकि उन लोगों का यानी अंग्रेजों में और इन 139 रियासतों में ये संबंध था कि भाई राज्य हम करेंगे, आपका अधिकार होगा, हम आपको लगान देते रहेंगे। तो अंग्रेजों ने इनको छोड़ दिया था, भाई ये स्वतंत्र रूप से हमारे गुलाम हैं, ठीक है आप जिए। लेकिन इन लोगों के बीच में एक संबंध था कि जब भी आप कभी जाएंगे तो हम स्वतंत्र होंगे, वो यानी हमारे अधिकार में होगा। और अंग्रेज जब छोड़ के गए तो इन लोगों ने इनके लिए कोई नियम नहीं बनाया और इन्हें कहा कि भैया आप लोग स्वतंत्र, आप जहां जाना चाहते हैं जाइए। हाथ उठा दिया हमने, हमारे पास जो था हमने भारत को दे दिया, अब जो हमारे पास नहीं वो हम नहीं दे सकते, आप लोग आज़ाद हैं। ये दुख हुआ, समस्या हुआ। इन सब सारी चीज़ों से निपटने के लिए 27 जून 1947 को एक विभाग की स्थापना की गई, जिसे रियासत विभाग कहा जाता है। ये आप नोट कर लीजिएगा। और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और सचिव वीपी मेनन थे, जिनकी बात अभी थोड़ी देर पहले हुई। सचिव यानी सेक्रेटरी इस विभाग के वीपी मेनन साहब हुए। और ये सारी चीज़ें जब चलाई जाने लगी, सारे ऑपरेशन चलाए जाने लगे, ऑपरेशन इन द सेंस के कार्यक्रम बढ़ाए जाने लगे, तो 15/8/1947 यानी जब देश आज़ाद हुआ तो 136 रियासतों ने क्या कहा कि हम भारत में अपनी स्थिति दर्ज कराएंगे, हम भारत में ही मिलेंगे, हम भारत में ही रहेंगे। तो 136 ने अपनी सहमति दे दी। अब सिर्फ 136 में नहीं चाहिए, हमें 565, मतलब 565 चाहिए। सरदार पटेल जी का ये विजन था, इसी के लिए उन्होंने वो एक नया विभाग बनाया और उसके अनुरूप कार्य किया। लेकिन अब वही है ना भाई, जब कुछ अच्छा होता है तो समस्याएं अपने आप चल के आती हैं। तो आ गई समस्या, देसी रियासतों की प्रक्रिया शुरू हो गई। और यहां पे जो सबसे पहली समस्या हमारे साथ निकल के आई वो फरवरी 1948 में जूनागढ़ पे हमने सबसे पहले कब्जा किया। कब्जा
कब्जा एक्चुअली नहीं किया हमने। उस समय सरदार पटेल साहब ने जनमत संग्रह करा के उसको अपने में मिलाया था। तब के समय में जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर ये 3 ऐसी रियासतें रहीं जो भारत में मिलने से इनकार कर दिया इन लोगों ने। इसमें से अधिकतर मुस्लिम राजा थे, या मुस्लिम राजा थे तो प्रजा सर्वाधिक हिंदू थी, हिंदू राजा थे तो प्रजा सर्वाधिक मुस्लिम थी। ऐसे में कश्मीर में राजा हिंदू था और जनता मुसलमान ज़्यादा थी। हैदराबाद में मुस्लिम था और प्रजा हिंदू थी। यही हाल जूनागढ़ में भी था। जूनागढ़ ने तब समस्या उत्पन्न की, इन्होंने पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट बना लिया। अब जूनागढ़ की स्थिति आप देखेंगे तो आज ही गाली देना शुरू कर देंगे। अब ये है गुजरात, ये तो आप देख पा रहे होंगे, और यहीं पे सौराष्ट्र है, एक जगह है, वहीं पे जूनागढ़ था। और वो कहता था ना कि हम यहाँ इस कुत्तवा के साथ जाएंगे। अब यहाँ से हम इसको कैसे जाने देंगे, लैंड लॉक है। तो सरदार पटेल जी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने इस पर कार्रवाई करनी शुरू की और कहा कि भैया तुम ऐसे नहीं जा सकते, सब लोग कहेंगे तो चले जाना। उसके बाद बात आई कि जनमत करा लेते हैं, क्योंकि वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया, लोगों में मारकाट शुरू हो गई। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, हम भारत के साथ रहेंगे, तो मारकाट होना शुरू हो गया। सरदार पटेल जी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, हम जनमत संग्रह करा लेते हैं। लोग अगर कह देंगे कि हम पाकिस्तान में जाके रहेंगे तो आप भैया जाइए, हमें आपसे कोई समस्या नहीं है। जूनागढ़ का जो शासक था उस समय, वो अपने बहुत सारे कुत्तों के साथ पाकिस्तान भाग गया और उसके एक सहयोगी थे, नाम था, मुस्लिम दीवान थे शहनवाज भुट्टो। शहनवाज भुट्टो साहब ने क्या कहा कि 9 नवंबर 1948 को उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ रहेंगे, और 9 नवंबर 1947 को 9 नवंबर 1947 को उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ रहेंगे, हमें इसके लिए आप अपने में मिला लीजिए। तो जूनागढ़ में फरवरी 1948 को जन्म संग्रह कराया गया और इसे भारत का हिस्सा बना दिया गया। पहली रियासत हमने ले ली। फिर दूसरे का नंबर लगाया हमने हैदराबाद का। अच्छा, वो कुत्ते वाली कहानी भाई हैदराबाद के लिए थी, ठीक है, वो एक्चुअली ऐसा चल के आता है, ठीक। कुत्ते वाली कहानी हैदराबाद के लिए थी। 18 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाया गया और उसके अंतर्गत हैदराबाद को अपने देश में मिला लिया गया, यानी अपने रियासत में मिला लिया गया। कुल मिला जुला के भारत का वो हिस्सा हो गया। इसका भी इच्छा था कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, और दिख रहा है हैदराबाद तेलंगाना ये जगह। अच्छा, तब एक पूर्वी पाकिस्तान भी था, तो इधर भी जाने के लिए वही समस्या और यहाँ भी जाने के लिए वही समस्या। ये तो विपत्ति खड़ा करने वाला था। तो सरदार पटेल साहब ने ऑपरेशन पोलो चलाया, सैनिकों का विद्रोह हुआ। मतलब यूं समझ लीजिए कि हैदराबाद का जो निज़ाम था उस समय, निज़ाम ही था, हाँ निज़ाम ही था, वो पाकिस्तान से सैनिक व्यवस्था भी लेकर के आ गया था और इसने युद्ध की घोषणा भी कर दी थी स्वतंत्र रहने के लिए या फिर पाकिस्तान जाने के लिए। तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया और इसको मार काट के भैया भारत में मिला लिया गया। तब जाके हमारी दूसरी रियासत हमको मिली, और डेट था 18 सितंबर 1948। 18 सितंबर 1948 को हमने हैदराबाद भी अपने में मिला लिया। लेकिन उससे पहले एक और समस्या निकल के आई। 26 अक्टूबर 1947, ये वो दिन था जब हमने कश्मीर को अपने में मिला लिया, लेकिन हमसे एक छोटी सी गलती हो गई थी उस समय। संभव है कि उस समय कोई भी सरकार होती या समस्या होता तो यही कर सकता था, किसी एक पे लालछन लगाना मेरे हिसाब से बहुत ठीक सटीक नहीं है। 1947 में वहाँ के राजा हरि सिंह थे,
कश्मीर के, उन्होंने कहा, क्योंकि अंग्रेज छोड़ के गए थे कि भाई सब लोग स्वतंत्र हैं, जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ना पाकिस्तान जाने वाले हैं, ना हम भारत में आने वाले हैं, हम तो एक बॉर्डर बनाएंगे और स्वतंत्र रूप से यहीं बॉर्डर पे रहेंगे। लेकिन उनको पता नहीं था कि भारत के लोग अच्छे हैं, पाकिस्तान के लोग खराब हैं। भाई बंटवारा होते ही उनमें गंदा खून बहना शुरू हो गया। 1948 के प्रारंभ में ही उसने, आतंकवादी कैसे ही कह सकते हैं, उसी के लोग ही रहे होंगे या वही लोग रहे होंगे, उन्होंने कुछ रियासी लोगों को कश्मीर में घुसा दिया, ये रहा कश्मीर, और यहाँ से घुसा दिया इन लोगों में। यहाँ युद्ध शुरू हो गया, बहुत तेजी के साथ वो आगे बढ़ रहे थे और बढ़ते बढ़ते वो श्रीनगर आने वाले थे। तब हरि सिंह ने एक पत्र लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू को, गृह मंत्रालय को, कि आइए हमें बचा लीजिए। तो उस समय स्वाभाविक रूप से कहा गया भारतीय सरकार के द्वारा, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सब लोग के, कि पहले आप हमारे देश में मिलने की कसम खाइए, हस्ताक्षर करिए, तो ही हम आपकी सहायता करेंगे, वरना भैया हम नहीं कर पाएंगे। तो जब उनसे नहीं संभला तो उन्होंने कहा ठीक है भैया हम साइन कर देते हैं, और वो दिन था 26 अक्टूबर 1947, जिससे माना जाता है कि कश्मीर भारत का अंग होगा। विलय नीति चल रही है, 26 अक्टूबर 1947 को ये व्यवस्था कर दी गई, और भारत ने यहाँ पे अपनी सेना भेज करके पाकिस्तान को पीछे किया। लेकिन यहाँ पे हमसे समस्या हुई, यहाँ पे हमसे गलती हो गई। यहाँ एक एरिया 84,000 का एरिया हमने बिना कब्जा किए ही युद्ध रोक लिया, और उसके बीच में ही हम चले गए यूएन। 1945 में ताजा बना था, अपने आप को राजा समझ रहा था, फुट डालो राज करो वाली स्थिति थी। ब्रिटेन तो उसमें भी स्थायी सदस्य था। हम वहां पे गए तो उसने कहा कि भाई आप पहले जो लोग जहां हैं वहां रुक जाइए। अच्छा, यहां पे आप अपने विचार इसलिए भी बहुत ज्यादा नहीं रख सकते मेरे भाई, क्योंकि हम अभी ताजा आजाद हुए हैं दोस्त, ये भी और वो भी, ये कमीना भी। क्या लिखे हैं? पाकिस्तान कमीना लिख देते हैं, यहां भारत लिख देते हैं। आप पाकिस्तानी समझ के चलिएगा। भारत भी आजाद हुआ और ये हमसे निकल के भी गया। बहुत ज़्यादा स्थिति हमारी सुदृढ़ भी नहीं थी। हमने क्या सोचा कि हम यूएन में जाएंगे। ये मेरा अपना विचार है भाई, मैं किसी पे थोप वोप नहीं रहा हूँ, आप समझिए, अच्छा लगेगा तो रखिएगा। हमने सोचा कि क्या ही लड़े झगड़े, बहुत ज़्यादा खून खराब हो जा रहा है, लोगों में समस्या हो रही है, बहुत सारा धन नाश हो रहा है, यूएन में चलते हैं, बातचीत करेंगे। हमारी जो स्थिति थी, हमको भैया वापस कर दीजिए, हमको कश्मीर मिला तो हमको पूरा कश्मीर चाहिए। ये सोच के हम यूएन के पास गए कि लोगों का जान बच जाएगा, हमारे धन की हानि नहीं होगी। हम अपना दिमाग लड़ाते हुए, देख मैं भाई मैं सच में मैं स्वतंत्र विचार है, आप किसी पे थोपेंगे नहीं ये चीज़, ये मैं खुद सोचता हूँ। हम बहुत सारा धन बचेगा, लोग बचेंगे, जान बचेगी, युद्ध नहीं होगा। यूएन में चलेंगे, कहेंगे कि कश्मीर ने हमारे साथ विलय की नीति बना दी है, इसलिए जब कश्मीर हमारे में आ गया है, उसने विलय पे हस्ताक्षर कर दिया, तो जितना कश्मीर का क्षेत्र है वो भारत को दे दिया जाए। ये सोच के तो हम यूएन पहुंचे, लेकिन कमीनों की कोई जात होती नहीं है, वहां पे भी कुछ है बदतमीज। उसने कहा कि पहले जो लोग जहां है वहां रुक जाएं। तो रुक गई सेनाएं और उसने कहा एक लाइन बनाओ भाई, और बन गया एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये वो दर्द है जो हमें रोज चुभता है। एलओसी बन गया, यानी उस पार अब पाकिस्तान का पीओके हो गया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, और इधर भारत हो गया, एलएसी उसका बॉर्डर बन गया। और कहा यूएन ने कि ऐसा है जनमत करा लेते हैं, और हमको ये नहीं चाहिए, तब भी नहीं चाहिए था, अब भी नहीं चाहिए। कहा ऐसा है जनमत करा लेते हैं, लोगों से पूछ लेते हैं भाई कहां जाओगे, दे देते हैं पूरा कश्मीर।
भारत ने अपनी लाल आंखें, पीली आंखें, जो भी आंखें थी, उसने दिखाया, उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा है ना, आप लोग अपना ज्ञान अपने पास रखिए, हम अपने हिसाब से इसको डील करेंगे। और वहीं पे हम लोग अपना LAC लगा के छोड़ के चले आए, और आज तक इसके पास, इस कमीनवा के पास 84,000 किलोमीटर पड़ा हुआ है। वो भी कहने लायक है कि मेरे पास कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर का नाम देता है। तो ये थी रियासत का विलय। और कहाँ गया भाई, मैं भूल रहा हूँ, नहीं नहीं ठीक है, कश्मीर का विलय हो गया 26 अक्टूबर 1947 को, और तब से भारत एक संपूर्ण भारत बना। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें 1965 में, 56 में, 57 में, 60 के दशक में, 70 के दशक में बहुत सारे द्वीप भी हमने लिए, जिसमें से दमन और गोवा, कुछ एक और था सिक्किम, जहाँ पे कहीं पुर्तगाल का, कहीं फ्रेंच का अधिकार था, उन सबको भी हमने लेते लिवाते हुए अपने भारत को एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश। और एक समय आया वर्ष 2019 में, उसके पहले राज्य की बात यहाँ से करनी जरूरी है। वर्ष 2019 में एक एक्ट आया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट, और यहाँ पे कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, एक लद्दाख बना दिया गया, एक को कश्मीर बनाया गया, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और लास्ट में जाकर के हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश निकल के आए। हमारी स्थिति बन गई, हमने अपना मेल जोल कर लिया, ठीक चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें छूट रही होंगी, बाद में हम समझेंगे। उसके बाद कदम हमने आगे बढ़ा दिया कि अब चलते हैं यहाँ। अब देखिए समस्या कहाँ से उठ के चली थी। अंग्रेज कमीने छोड़ के गए थे, एक कमीना पैदा करके गए थे, अब उससे सबसे लड़ते लड़ाते अब हम अपनी स्थिति में पहुंचे कि भाई अब सब देश एक कर लिया हमने, समझ बूझ लिया, तो अब नियम तो बना देना चाहिए कि हम चलेंगे कैसे। तो वही चीज़ें, नियम पहले से शुरू होती हैं, तो वही नियम शुरू हुआ। प्रारंभिक सदस्य 389। अब इसका अर्थ क्या? बात हुई कि एक संविधान सभा बनाई जाए, और उसका नाम था कैबिनेट मिशन। इंग्लैंड से चल के आई थी। कैबिनेट मिशन 1946 आया भारत। उसने कहा भाई आप लोग एक संविधान सभा बनाइए और संविधान का निर्माण करना शुरू करिए ताकि हम लोग यहां से जा पाए। बोला हाँ ठीक है, नियम तो बनाना पड़ेगा यार, अब देश चलाना है तो नियम तो चाहिए ही चाहिए। तो नियम हम बनाते हैं। नियम की बात आई तो सदस्यों की जरूरत है, लोग अपना अपना मत देंगे, हम एक अपना लिखित संविधान बनाएंगे। ऐसा मुंह जबानी नहीं चलेगा, जिसको जो अच्छा लगे वैसा नहीं हो पाएगा। हम लिखित संविधान बनाएंगे, एग्जैक्ट संविधान बनाएंगे जिसमें सब कुछ लिखा होगा। तो चीजें निकल के आई 389। कुल लोग 389 हमारे साथ जुड़े, और ये वो लोग थे जो पूरे भारत से निकल गया थे, यानी जो रियासतों से भी थे और अंग्रेज जो जगह छोड़ के गए थे यानी प्रोविडेंस, वहां से भी लोग थे 389। हम बहुत अंदर नहीं जाने वाले क्योंकि हमारे चैप्टर में वो सारी चीजें हैं नहीं। तो प्रारंभिक सदस्य 389 थे, और उसमें इसका जो विरोध किया था वो मुस्लिम लीग ने किया। उसने कहा हम नहीं मानने होने वाले भैया, हमारा अलग संविधान रहेगा, हम अपनी अलग बातचीत करेंगे, ये नहीं हो पाएगा। आप अपना नियम बनाइए, हम अपना नियम बनाएंगे। हालांकि कम्युनिटी ने बहुत कुछ हमसे छीन के लिया है। फिर एक विभिन्न दिवस आया 15 अगस्त 1947। 2 फाड़ हो गया भारत, एक वो बना कमीना और एक रह गया भारत। जब ये चीजें हो गई तो जो बचे हुए सदस्य थे वो 310 सदस्य ही बचे।
अभी सारी बातचीत हो गई, विभाजन हो गया, सारी चीजें निकल के आ गई, 310 लोगों की एक स्थिति बन के आई और ये 310 लोगों में बंटवारा शुरू हो गया कि भाई आप अलग 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 करेंगे। तो जो पहला बैठक हुआ ना वो 9 दिसंबर 1900, क्या था डेट एग्जैक्टली, हाँ 46, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। और जैसा अक्सर कहा जाता है कि परिवार का बड़ा व्यक्ति जो होगा उसको बड़ी वाली कुर्सी पे बैठा दिया जाए, उसी हिसाब से जो इस 9 दिसंबर की सभा का बैठक था उसके अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा साहब। सच्चिदानंद सिन्हा साहब को कुर्सी पे बिठाया गया कि भाई ये सबसे बुजुर्ग है, इनको अध्यक्ष बना दिया, इनकी अध्यक्षता में ही काम शुरू होगा। और उसके बाद अगला कदम यानी अगले डेट में 11/12/1946 को दूसरी बैठक हुई और इसमें अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया और उन्हें बनाया गया राजेंद्र प्रसाद साहब को। कहा कि भाई अब इनके हिसाब से अध्यक्षता होगी और लोगों को काम बांटा जाएगा। और इसके साथ ही एक और समिति बनाई गई, प्रारूप समिति, और इसकी अध्यक्षता तब के मतलब एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो उस व्यक्ति के बाद इस व्यक्ति से पढ़ा लिखा कोई अधिक नहीं था, वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। B.R. अम्बेडकर साहब से पढ़ा व्यक्ति उस समिति में कोई नहीं था। उनको बना दिया गया प्रारूप समिति का अध्यक्ष कि भाई सब लोग चीजें लेके आएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, आपके पास रखेंगे। अच्छा, इनके साथ 7, 8, 9 सदस्य और भी थे। जी मैं वही देख रहा था, हाँ। तो इनके साथ और भी लोग थे जो समझते थे। इस प्रारूप समिति का काम यह था कि आप जाइए, नियम बनाइए, कहीं से भी नियम बनाइए, लेके आइए, उसकी चर्चा करिए, परिचर्चा करिए, लोगों को कन्विंस करिए। उसके बाद प्रारूप समिति उस पर अपना हस्ताक्षर करेगी, मुहर लगाए कि भैया ठीक है आप इसको शामिल कर दीजिए, तो ही भारत के संविधान में शामिल होगा। प्रारूप समिति का काम यह था। सारी चीजें निकल के आई। उसके बाद काफी मशक्कत के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयास के बाद एक डेट आया, 26 नवंबर 1949। इस दिन बैठक हुई और संविधान को मान लिया गया। इसीलिए इस 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नियम बन गया नियम, हमने समझ लिया, देख भी लिया। संविधान बन गया, हमने उसे मान भी लिया और उसके कुछ दिन के बाद यानी 26/1/1950 को पूर्णतः भारत पे संविधान को लागू कर दिया और इसको गणतंत्र दिवस के रूप में हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। इसकी भी अपनी एक कहानी है 26 जनवरी की, कि क्यों इसको हम याद करना चाहते थे। क्योंकि लाहौर अधिवेशन के बाद 1929-30 में 26 जनवरी को ही सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, स्वतंत्रता की मांग की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता के रूप में थे। इसलिए उस दिवस को हम ना भूलते हुए ये 26 जनवरी को ही संविधान को पूर्णतः लागू किया गया था, ताकि हमेशा वो हमारे जहन में रहे। ठीक चीज है, संविधान बन गया और लोगों ने मान भी लिया, समझ भी लिया। उसमें कई सारे प्रयोग भी हुए, बहुत सारे सुधार भी हुए। आज लगभग 124-25 संविधान संशोधन भी हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई, घटाई गई, लाई गई। एक लंबा प्रयास था, क्योंकि हमारे पुस्तक में वो सारी चीज़ें हैं नहीं, तो मैं उसे पढ़ने वाले हम नहीं हैं। इसमें एक वर्ष आता है 1971, जिसमें भारत ने एक युद्ध में शरीक किया और पाकिस्तान को, कमीने को 2 भाग में बांट दिया। एक बना पाकिस्तान और दूसरा बना बांग्लादेश। ये मैं बस इसलिए बता रहा था कि हम गर्व कर सके, सीधी बात, विषय में नहीं है, मैं बता रहा हूं बस।
कि हम गर्व कर सके, हमने तोड़ ताड़ के इसको पंगु कर दिया था 1971 के बाद। ठीक है, हो गई हमारी बातचीत। अब हम अपनी अगले कदम पे आते हैं और अब बात करते हैं नीतियों की। जब देश आजाद हो गया, हमने संविधान लागू कर लिया, सब हमने समझ बूझ लिया, हाँ भाई ठीक है, ये भी वैसे भी नियम बन गया, सब देसी रियासतें वगैरह आ गई, एक छोटा सा एलओसी के चोट को छोड़ दिया जाए तो हमने भारत को एक त्रित रूप से, जो प्रारंभ में 3 समस्याएं थीं, जो हमने 3 चुनौतियों को देखा था, एक रूप में सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से लोगों के विचार में स्वतंत्रता वगैरह की बात, तो वो सारी चीज़ें हमने पाली। अब ऐसा नहीं है कि आप सब चीज़ें बना लेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी, ये सब तो बातें हैं, कही कही बातें हैं। उसके लिए हमें नीतियां बनाने की ज़रूरत है कि अब देश आज़ाद हुआ है, सारी चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं, हमने सब समझ बूझ लिया है, तो अब लोगों को इसके लिए प्रेरणा भी मिलनी चाहिए कि देश कैसे अच्छे से चलेगा और समझेगा। वर्ष 1951-52 में भारत का आम चुनाव हुआ और उसमें कांग्रेस बहुत अच्छे मतों से जीत के आई, क्योंकि उस समय उसका प्रभुत्व था। आज भी अब तब के कांग्रेस को कांग्रेस से जोड़ नहीं सकते, लेकिन तब हम तब की बात करेंगे। वर्ष 1951 की सरकार बनी, पंडित जी पहले भारत के प्रधानमंत्री बने, राजेंद्र प्रसाद साहब सबसे पहले राष्ट्रपति बने, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई और सरकार का गठन हो गया, लोगों को जिम्मेदारियां दे दी गई और कहा गया कि भैया आप भारत को चलाने के लिए नीतियां बनाई जाएं, व्यवस्था की जाए कि कैसे सब कुछ अच्छा चलेगा। तो सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना, अब आप बात समझिए कि पंचवर्षीय योजना का नाम यहीं से शुरू हुआ। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1952 में लागू हुई और इसको हैरोल्ड डूमर मॉडल कहते हैं। ये उनके विचारों पे थी, उनके चीज़ों पे जो उन्होंने खोज किया था, हैरोल्ड मॉडल पे। सबसे पहले बात की गई कि भैया हम 1952 से लेकर 57 पंचवर्षीय योजना तैयार करते हैं, बातचीत करते हैं और ये तय करते हैं कि हम इसमें कृषि और मूल्य स्थिरता के बारे में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। मतलब कृषि के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भुखमरी उस समय सबसे बड़ी समस्या थी। तो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ते हुए 5 साल गुजर गए और फिर वर्ष आया 1957 से 62, दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हो गई और इसको महालनोबिस योजना के रूप में जाना जाता है। इसमें कहा गया कि भैया औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए, नई नई फैक्ट्रियां वगैरह बढ़ाई जाए। इसमें भिलाई का, इस्पात जमशेदपुर का और बहुत सारे कारखाने इस योजना के अंतर्गत रखे गए, ये नीतियां थी। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना आई और ये सबसे भयानक पंचवर्षीय योजना थी। सबसे भयानक पंचवर्षीय योजना होने का कारण भी ये था कि जब हम प्रवेश करते हैं 1960 के बाद, अब हमने फैक्ट्रियां बैठानी शुरू कर दी, हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे, समझ रहे थे, नीतियां बहुत बेहतरीन काम कर रही थी, लोग नए नए आज़ाद हुए थे और लोगों में जुनून था। तो 1960 के बाद जब हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े तो हमारे बगल में एक और कमीना है, नाम है चीन। इसे देखा नहीं गया और देश को रोकने के लिए इसने युद्ध कर दिया। और वर्ष 1962 का युद्ध काफी भयानक था, बहुत सारी समस्याएं हुई, अक्साई चीन पे उसने कब्जा भी कर लिया और इसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला। उस कमीने ने खुद ही युद्ध शुरू किया और खुद ही युद्ध रोक भी दिया। सीधा अर्थ था, बाद में बहुत दिन बाद समझ में आया कि ये रफ्तार को रोकना चाह रहा था। ये सारी चीजें आप समझिए बुझिए, एग्जाम में लिखेंगे ना जब, मजा आ जाएगा। रफ्तार को रोकना चाहता था 1962 में, उसने रोक भी दिया। समस्याएं तो होती ही होती हैं युद्ध में, देश हमेशा पीछे ही होता है, आगे कभी नहीं जाता, किसी भी देश का युद्ध हो। लेकिन कभी कभी युद्ध ही एक अंतिम चारा बचता है जो हमें करना ही होता है। 1962 के युद्ध के बाद हम थोड़ा सा उभरे ही थे कि 1965 में फिर कमीना एक और, वही पहला वाला अपना कमीना, उसने एक और युद्ध छेड़ दिया 1965। इस युद्ध में हमने पाकिस्तान को पटकनी तो दे दी, लेकिन हम
और पीछे हो गए, क्योंकि अभी हम थोड़े उभरे ही थे और हमारी स्थिति सुधर ही रही थी कि हम और पीछे हो गए, हमें और समस्या शुरू हो गई। तो यहाँ भी हमारी समस्या बढ़ गई, हमारा रफ्तार रुक गया। और इसका परिणाम ये निकला मेरे दोस्त कि वर्ष 1966 में, वर्ष 1965 के युद्ध के बाद, जब ताशकंद में हमारे लाल की मृत्यु होती है, मतलब भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की, लाल बहादुर शास्त्री साहब की, उसके बाद देश बहुत तेजी के साथ डगमगा जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होने लगती हैं, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती हैं। तो उस समय एक समस्या उत्पन्न हुई कि ये पंचवर्षीय योजना को लगातार चलाना क्या मुमकिन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या प्रारंभ होगी। तो उस समय योजना अवकाश आया, एक एक वर्ष का टुकड़ा टुकड़ा करके लाया गया। और उस समय जो भारत में क्रांति देखने को मिली वो हरित क्रांति मिली, वर्ष 1967। वर्ष 1967 में वर्गीस कुरियन और अभी वर्ष स्वामीनाथन साहब का, जिनको अभी वर्ष 2023 में भारत रत्न दिया गया, उनके अथक प्रयास से, उन लोगों के प्रयास से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और बहुत तेजी के साथ भारत, जो पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, वो हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना के अवकाश सत्र में, यानी अवकाश योजना में हमने प्राप्त किया। और अच्छे उर्वरक बीज के प्रयोग से हमने कृषि में अपनी स्थिति बहुत सुदृढ़ कर ली। उसका अर्थ यह हुआ कि वर्ष 1971 जो हमारा देश अपने चरम पे था, तो हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। जिस युद्ध के लिए वर्ष 1965 में हम समझौता कर रहे थे, उसके ठीक 6 साल बाद हम अपनी स्थिति इतना बेहतरीन कर लिए थे कि हमने उसी देश के 2 टुकड़े कर दिए। ये योजना, ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं आगे बढ़ते बढ़ते आ गई। और वर्ष 2015 में इस योजना आयोग को, यानी इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके एक नई चीज़ चलाई गई, नीति आयोग, जो अभी तक चल रही है। जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो इन्होंने उस आयोग को भंग किया और नई योजना चलाई, नीति आयोग। हमने नीतियां समझ ली। अब हम चलते हैं आगे अपने चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे, और अब बात होगी सुधार की। अब सारी योजना को तो हमने समझ लिया, बूझ लिया, दिमाग में भी आ गया। अब बात चलेगी शिक्षा सुधार की, चिकित्सा सुधार की और विदेश नीति की। मतलब तो विद्वानों ने कहा कि सारी चीज़ें जब अच्छी होंगी तो सबसे जो मुख्य चीज़ है वो शिक्षा है, दूसरी चिकित्सा है और तीसरी विदेश नीति है। मतलब संसार में रहना है तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमें समझना बूझना चाहिए। और शिक्षा के अनुसार ही एनसीईआरटी की व्यवस्था, साथ ही साथ विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग का भी गठन 1952, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 का भी गठन किया गया, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया जा सके और लोकतंत्र की भावना को और भी सुदृढ़ किया जाए। उसके बाद अगला जो सुधार था वो चिकित्सा के क्षेत्र में था। इसमें एम्स बनाए गए, हॉस्पिटल बनाए गए, मुफ्त चिकित्सा की योजनाओं को शामिल किया गया, अच्छे डॉक्टर्स की उपलब्धता कराई गई। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के बाद ये स्थिति निकल के आई कि भारत में डॉक्टरों की भी व्यवस्था होने लगी और वैद्य का जो मोराल था, जो वैद्य होने के लोग चिकित्सक के रूप में अपना स्थान बनाते थे, उनकी धीरे धीरे कमी होती गई। और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति से चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। और जिसमें से एक विभीषिका थी, यानी समस्या की बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक नाम आता है परिवार नियोजन। इसके लिए वास्तविकता है कि एक समय था कि लोगों की नसबंदी जबरदस्ती कर दी जाती थी, बहुत तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ रही थी इस कारण से। हालांकि ये परिवार नियोजन चिकित्सा के क्षेत्र में भी अपना बहुत ऊपरी स्तर तक अपना योगदान देता है। और ये हम दो हमारे दो, इसका ही नारा है। परिवार नियोजन की बात करता है
सेक्स एजुकेशन की बातें लोगों में बताई जाने लगी, किस प्रकार से संबंध स्थापित किया जाए और सुरक्षा किस प्रकार बनाई जाए, ये परिवार नियोजन का ही एक हिस्सा था। लोगों को जब शिक्षा का ज्ञान होगा तो ही वो चीज़ों को समझने में और उसे बचाने में अपना योगदान देंगे। अलग चीज़ें हैं, बहुत डीप नहीं बात कर पाएंगे क्योंकि हमारा विषय राजनीति है, जीव विज्ञान नहीं। उसी में बहुत सारे टीका जो पोलियो के हुए और भी रेबीज़ के हुए, उस समय मलेरिया, तपेदिक, पीलिया वगैरह बहुत सारी समस्याएं जो थी उसमें चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ते हुए हमने देखे हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र के सुधार के अंतर्गत ही वो सारे टीके लगाए जा रहे थे। आप भी अब हम लोगों के में तो नहीं, लेकिन हमारे पिता के अगर आप बाहों पे देखेंगे तो ऐसा छोटा सा दाग रहता है, वो टीका का ही है। तब के समय में ये परिवर्तन देखा गया। और तीसरी जो सबसे बेहतरीन चीज़ थी वो था भारत की विदेश नीति। इसके बारे में भी हम बात करने लगे और भारत की विदेश नीति में बहुत ज़्यादा जो योगदान वो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का था। उनके साथ और भी लोग थे और उन्होंने एक नीति बनाई, पंचशील नीति बनाई और उस पर लगभग भारत आज भी चलता है। और वो कहता है कि हम ना किसी पे युद्ध करेंगे, ना आप मेरे पे युद्ध करिए, ना हम आपके संप्रभुता में दखल करेंगे, ना आप हमारे में करिए, ना हम किसी एक गुट में रहेंगे, ना आप अपने गुट में हमें मिलाने का प्रयास करिए। हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं, सबके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जो वो व्यक्ति मुझसे करेगा। और ये पंचशील नीति बहुत खरी साबित हुई और इससे ही हमने दुनिया के दो सबसे महान शक्तियों के बीच में अपना सामंजस्य बना के रखा है। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व, दूसरी तरफ यूएसएसआर और आज का रूस, दोनों के बीच में हमारा संबंध इसीलिए टिका हुआ है क्योंकि हम पंचशील नीति पे चलते हैं। विदेश नीति का ये सबसे अच्छा उदाहरण था। आज भी भारत में ये चीजें चलती आ रही हैं। अब हम अपना कदम बढ़ाएंगे निष्कर्ष की ओर कि अब हमने क्या समझा और जाना। पूरे वीडियो के एक बार में हम फिर से कवर कर लेते हैं। हमने सबसे पहले भारत को आज़ाद कराया, लोगों के विचारों से, समस्याओं से लड़ झगड़ के, जैसे भी करके, और अपने अधिकार के लिए हम लड़े। लड़ने के बाद हमने देखा कि हमारे पर जो राज कर रहे थे अंग्रेज, उन्होंने हमें यूं ही छोड़ दिया बेहाल हालतों में, बहुत सारे लोगों को लड़ा झगड़ा के। तो उसमें बहुत सारी रियासतें हमारे साथ मिल गई थी, उसमें से 3 रियासतें नहीं मिली, हमने उनको मिलाया। मिलाने के बाद हमने एक नियम बनाया, संविधान बनाया, लिखित संविधान बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया और हमने उसको लागू किया। लागू करने के बाद हमने देखा कि अब सारी चीज़ें हो गई, तो हमें अब कुछ व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो सबसे पहली बार हमने बात की थी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषय के बारे में, उसका भी हम ठीक उदाहरण समाज में पेश कर सके। इसलिए हमने नीतियाँ बनानी शुरू की और नीतियों के साथ हमने देश के उतार चढ़ाव के साथ अपनी विदेश नीति के बारे में भी बात कर ली और समझ लिया। अब हम पूर्णतः ये कह सकते हैं कि इतने लंबी यात्रा के बाद भारत अब सुदृढ़ रूप से एक स्थान पे बना हुआ है और वो अडिग है। इसकी संप्रभुता पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। आज का चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई कमी रह गई होगी तो आप हमें इंडिकेट करना नहीं भूलिएगा, हम उस पर सुधार कर लेंगे और संभव है कि हम एक नया वीडियो लेके भी आपके पास आ सकते हैं। अब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद।